दोस्तों, गोल्डन स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ हाजिर है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। आप हमारी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर कहीं और से? तो कृपया अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने गोल्डन स्टोरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूले। आपका एक लाइक और शेयर हमारे अंदर मोटिवेशन लाता है और हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। रात का सन्नाटा गहरा था। सर्द हवाएं जंगल के पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थीं। डीएसपी सूरज प्रताप सिंह के विशाल बंगले के बाहर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खटखटाया गया। खटखटाहट में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर निकलने को बेताब हो। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक महिला, कपड़े मैले, चेहरा ढका हुआ और आंखों में एक ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखी हूं। डीएसपी सूरज प्रताप, जो अपनी बेरहमी और रसूख के लिए इलाके में मशहूर थे, ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। भीख मांगने आई हो? उन्होंने तंज कसते हुए कहा। मेरे साथ रात गुजार लो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उनकी हंसी में वहशीपन था, जैसे वह इस खेल में माहिर हो। लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सिर झुकाया और एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जो डीएसपी को समझ नहीं आई। वह मुस्कान नफरत, दर्द और किसी अनकहे वादे का मिश्रण थी। महिला को घर के अंदर बुलाया गया। डीएसपी का बंगला आलीशान था, लेकिन उसकी दीवारों में एक ठंडक थी, जैसे वहां इंसानियत कभी बसी ही नहीं। महिला ने धीरे धीरे कदम रखा। उसके पैरों की आहट फर्श पर गूंज रही थी। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे वह इस घर को पहले से जानती हो। डीएसपी ने उसे एक पुरानी कुर्सी पर बैठने को कहा, लेकिन वह खड़ी रही। उसने अपने दुपट्टे से चेहरा और साफ किया और अब उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, लाल, सूजी हुई, जैसे कई रातों से सोई न हो। कहां से आई हो? डीएसपी ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता कम, हवस ज्यादा थी। महिला ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, साहब, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए। लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो डीएसपी को भीतर तक हिला गई। वह आवाज किसी साधारण भिखारिन की नहीं थी। वह आवाज थी एक ऐसी औरत की जिसने जिंदगी की हर मार सही थी, फिर भी टूटी नहीं थी। महिला की आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। वह दर्द उस रात से जुड़ा था जो कई साल पहले इस छोटे से कस्बे में घटा था। एक पुराना पुलिस केस जिसे दबा दिया गया था। एक ऐसी घटना जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी थीं। लेकिन डीएसपी को यह नहीं पता था कि यह महिला कोई साधारण भिखारिन नहीं थी। वह उस केस का एक हिस्सा थी, एक ऐसा हिस्सा जिसे सूरज प्रताप ने अपनी सत्ता और रसूख के बल पर दफन कर दिया था। रात गहराने लगी थी। डीएसपी ने अपने नौकर को इशारा किया कि खाना लाए, लेकिन महिला ने खाने को हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ पानी मांगा। जब गिलास उसके हाथ में आया, उसने उसे इतनी देर तक पकड़ा कि पानी की सतह पर छोटे छोटे लहरें बनने लगे। डीएसपी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, डर रही हो? मेरे साथ डरने की जरूरत नहीं। लेकिन महिला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने गिलास टेबल पर रखा और धीरे से कहा, साहब, क्या आपने कभी किसी का विश्वास तोड़ा है? डीएसपी चौंके। यह सवाल उनके लिए अनपेक्षित था। क्या बकवास है ये? उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन महिला ने उनकी आंखों में सीधे देखा। विश्वास टूटने का दर्द साहब, ऐसा होता है जैसे कोई आपका दिल निकालकर उसे जला दे। उसकी आवाज में एक ऐसी तीव्रता थी कि डीएसपी के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह महिला कौन थी और क्यों उसकी बातें उनके दिल को चीर रही थीं। महिला ने अपनी कहानी शुरू की, बिना यह बताए कि वह कौन थी। कई साल पहले इस कस्बे में एक लड़की थी, मासूम, सपनों से भरी। उसका भाई था जो उसकी दुनिया था। लेकिन एक रात कुछ दरिंदों ने उस भाई को मार डाला और उस लड़की की जिंदगी बस खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी लकीर बन गई, लेकिन वह रुकी नहीं। उस लड़की ने न्याय मांगा साहब, थाने के चक्कर लगाए,
बड़े बड़े अफसरों के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन हर बार उसे सिर्फ धमकियां मिली और फिर उसे भीख मांगने की नौबत आ गई। डीएसपी का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, लेकिन वह अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम वही लड़की हो? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। महिला ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, साहब, सच को दबाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। आपने कभी सोचा कि जिन जिंदगियों को आपने कुचला वो एक दिन लौट कर आ सकती हैं? उस रात डीएसपी के बंगले में सन्नाटा और गहरा हो गया। महिला ने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगी साहब, लेकिन याद रखिए, यह रात आपकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। डीएसपी को उसकी बातों में एक अजीब सी धमकी सुनाई दी, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि यह धमकी थी या कोई अनकहा सच। महिला को एक छोटे से कमरे में ठहरने को कहा गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में गई, उसने दरवाजा बंद किया और अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक जवान लड़का था, जिसके चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। महिला ने उस तस्वीर को सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैंने वादा किया था भैया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बंगले के उस छोटे से कमरे में जहां महिला को ठहराया गया था, रात और गहरी हो चली थी। बाहर हवा अब और तेज हो रही थी, जैसे प्रकृति भी उस अनकहे दर्द की गवाह बन रही हो। कमरे की दीवारें पुरानी थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे, जैसे यहां समय सालों से ठहर गया हो। महिला ने अपने पास रखी उस तस्वीर को फिर से देखा। उस लड़के की मुस्कान, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसके सीने में एक तीर की तरह चुभ रही थी। उसने तस्वीर को धीरे से चूमा और फुसफुसाई, मैं हार नहीं मानूंगी भैया, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। उधर डीएसपी सूरज प्रताप अपनी विशाल बैठक में बेचैन घूम रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक अनजाना डर था। वह बार बार उस महिला की बातों को याद कर रहे थे। सच को दबाने की कीमत बहुत बड़ी होती है, यह वाक्य उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, उस औरत पर नजर रखो। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे उसकी हर हरकत की खबर चाहिए। नौकर ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी घबराहट थी। महिला ने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था, सिर्फ एक मध्यम लालटेन की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। उसने अपने मैले दुपट्टे को ठीक किया और धीरे धीरे गलियारे में कदम रखा। उसके कदम इतने हल्के थे कि कोई आहट भी नहीं हुई। वह उस बंगले को टटोल रही थी, जैसे कोई पुरानी यादों को फिर से जी रहा हो। गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था, जिसका ताला जंग खा चुका था। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई अलमारियां और एक पुराना बक्सा जिसमें कुछ कागजात बिखरे पड़े थे। महिला ने उस बक्से की ओर देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बक्से को खोला और उसमें से कुछ पुराने कागज निकाले। वे पुलिस फाइलें थीं, वही फाइलें जिन्हें सालों पहले दबा दिया गया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उन कागजों को पढ़ना शुरू किया। पहली फाइल में एक लड़के का नाम था विकास। उसकी उम्र 22 साल और मृत्यु का कारण आत्महत्या। लेकिन महिला की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी उमड़ रहा था। आत्महत्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरे भाई को मारा और इसे आत्महत्या का नाम दे दिया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दीवारें भी कांप उठीं। उसने फाइल को सीने से लगाया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह टूट जाएगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने एक और कागज उठाया जिसमें डीएसपी सूरज प्रताप का नाम था, उस केस के मुख्य जांच अधिकारी के रूप में। महिला की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक जलती हुई आग थी। उसने उन कागजों को वापस बक्से में रखा और कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसे एक आहट सुनाई दी। वह पलटी और देखा कि नौकर गलियारे में खड़ा था, उसे घूर रहा था। तुम यहां क्या कर रही हो? नौकर ने सख्त लहजे में पूछा। महिला ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, बस अपनी किस्मत ढूंढ रही हूं।
उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि नौकर कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने कहा, साहब को बताऊंगा, यहां कुछ गड़बड़ है। महिला वापस अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब उसका मन शांत नहीं था। वह जानती थी कि समय कम था। डीएसपी को उसकी मौजूदगी पर शक हो चुका था और नौकर की जासूसी उसे और मुश्किल में डाल सकती थी। उसने अपने पास रखी एक छोटी सी डायरी निकाली जिसमें कुछ पुराने खत लिखे थे। उन खतों में उस लड़के की लिखावट थी, विकास की। हर खत में एक सपना था, एक वादा था जो उसने अपनी बहन से किया था। दीदी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। महिला ने वह खत पढ़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह याद करने लगी उस रात को जब विकास को पुलिस ने उठा लिया था। वह सिर्फ 22 साल का था, एक मासूम लड़का जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन एक गलत इल्जाम ने उसकी जिंदगी छीन ली। पुलिस ने कहा कि उसने ड्रग्स बेचे थे, लेकिन विकास तो कभी गलत रास्ते पर गया ही नहीं। और फिर एक रात उसकी लाश मिली थाने के पास एक गंदे नाले में। महिला का दिल चीख रहा था। वह जानती थी कि डीएसपी सूरज प्रताप उस रात का हिस्सा थे। उन्होंने न सिर्फ विकास की जान ली, बल्कि उसकी बहन की पूरी दुनिया तबाह कर दी। उसने डायरी को बंद किया और खुद से वादा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी सूरज प्रताप, तुमने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुम्हारी नींद छीनूंगी। सुबह होने को थी, लेकिन बंगले में कोई सोया नहीं था। डीएसपी अपने कमरे में पसीने से तरबतर थे। उन्हें बार बार उस महिला की आंखें याद आ रही थीं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह डर क्यों था। उन्होंने अपने पुराने साथी इंस्पेक्टर रमेश को फोन लगाया। रमेश, मुझे लगता है कोई पुराना भूत वापस आ गया है। एक औरत आई है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रमेश ने हंसते हुए कहा, साहब, आप भी डर गए, कोई भिखारिन होगी, उसे भगा दो। लेकिन सूरज प्रताप का दिल नहीं माना। उधर महिला अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसे अपनी हथेली में पकड़ा। वह चाकू पुराना था, लेकिन उसकी धार अभी भी तेज थी। उसने उसे देखा और अपने आप से कहा, यह चाकू मेरे दर्द की गवाही देगा, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। उसने चाकू को वापस रखा और खिड़की की ओर देखा। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी अंधेरा था। सुबह की पहली किरण बंगले की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन वह रोशनी उस महिला के दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसका नाम था सावित्री, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी कई साल पहले उस रात टूट गई थी, जब उसके भाई विकास को बेरहमी से मार दिया गया था। सावित्री ने उस रात को बार बार अपनी आंखों में जिया था। वह रात जब पुलिस की जीप उसके छोटे से घर के सामने रुकी थी। वह रात जब विकास को पूछताछ के लिए ले जाया गया था। और वह रात जब उसकी लाश एक गंदे नाले में मिली थी, जिसके चेहरे पर खून और डर जमा हुआ था। सावित्री ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने उस दिन अपनी सारी हिम्मत खो दी थी, लेकिन आज मैं वह हिम्मत फिर से जुटा रही हूं। उसने खिड़की बंद की और कमरे के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी आग थी। वह जानती थी कि डीएसपी सूरज प्रताप उस रात का हिस्सा थे। वह जानती थी कि विकास की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे सूरज प्रताप ने अपने रसूख से दबा दिया था। सावित्री ने अपने मैले कपड़ों के नीचे छुपा एक पुराना लॉकेट निकाला। वह लॉकेट विकास ने उसे अपनी पहली कमाई से खरीद कर दिया था। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, विकास और सावित्री की, जिसमें दोनों हंस रहे थे। वह तस्वीर देखकर सावित्री का दिल चीख उठा। तूने मुझसे वादा किया था भैया कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें छीन लिया गया और मैंने तुम्हें खो दिया। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे कोई भूत उसका साथ दे रहा हो। दोपहर हो चुकी थी। डीएसपी सूरज प्रताप ने सावित्री को फिर से अपनी बैठक में बुलाया। उनकी आंखों में अब वह क्रूर चमक नहीं थी, उसकी जगह एक अजीब सा डर था। तुम कौन हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, लेकिन उनकी आवाज में कांप हल्की सी थी। सावित्री ने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, एक चेहरा जो दर्द, गुस्सा और नफरत का मिश्रण था। मैं सावित्री हूं, उसने कहा, विकास की बहन। सूरज प्रताप का चेहरा सफेद पड़ गया।
वह कुर्सी पर धम्म से बैठ गए, जैसे किसी ने उनके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। विकास, उन्होंने हकलाते हुए कहा। सावित्री ने उनकी आंखों में सीधे देखा और कहा, हाँ, वही विकास जिसे तुमने मारा, जिसके खून से तुम्हारा रसूख रंगा हुआ है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कमरे का माहौल भारी हो गया। तुमने सोचा था कि सच हमेशा दब जाएगा। सावित्री ने आगे कहा, उस रात तुमने मेरे भाई को थाने में मारा। उसने कोई अपराध नहीं किया था। वह सिर्फ एक मासूम लड़का था जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। लेकिन तुमने उसे ड्रग्स के झूठे इल्जाम में फंसाया। तुमने उसे इतना मारा कि उसकी सांसें थम गईं, और फिर तुमने उसकी लाश को नाले में फेंक दिया जैसे वह कोई कचरा हो। सूरज प्रताप की सांसें तेज हो रही थीं। यह सब झूठ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन सावित्री ने अपनी डायरी निकाली और उसमें से एक पुराना कागज निकाला। वह एक गवाह का बयान था जिसे सूरज प्रताप ने धमकाकर चुप करा दिया था। यह गवाह अभी भी जिंदा है साहब, सावित्री ने कहा, और वह अब चुप नहीं रहेगा। मैंने उसे ढूंढ लिया है। वह उस रात का सच बताएगा। सावित्री की बातें सुनकर सूरज प्रताप का चेहरा पसीने से भीग गया। वह समझ गए थे कि सावित्री कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। सावित्री ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने सिर्फ विकास को मारा नहीं साहब, तुमने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। मेरे माँ बाप उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। माँ ने 1 साल बाद दम तोड़ दिया और बापू ने शराब में डूबकर अपनी जान दे दी। मैं अकेली रह गई एक ऐसी जिंदगी में जहां हर सांस एक सजा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही आग थी। मैंने सालों तक सड़कों पर भीख मांगी साहब। हर दिन मैंने अपने भाई की मौत को याद किया। हर रात मैंने उस दर्द को जिया जो तुमने मुझे दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। सूरज प्रताप अब कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। सावित्री ने अपनी जेब से वह पुराना चाकू निकाला और उसे मेज पर रख दिया। यह चाकू मेरे भाई का था, उसने कहा। वह इसे अपने पास रखता था ताकि मेरी रक्षा कर सके। लेकिन उस रात तुमने इसे भी छीन लिया। आज मैं इसे तुम्हारे सामने रख रही हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या किया। सावित्री ने चाकू को मेज पर छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी साहब, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन हर पल उस डर में जियो जो मैंने सालों तक जिया। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी नींद उड़ जाए जैसे मेरी नींद उड़ गई थी। सूरज प्रताप की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। वह जानते थे कि सावित्री का गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि उसे रोकना मुश्किल था। लेकिन सावित्री ने अभी अपना आखिरी कदम नहीं उठाया था। उसने कहा, मैं यहां रुकूंगी साहब, तुम्हारे घर में, तुम्हारे साये में, और मैं तुम्हें हर दिन याद दिलाऊंगी कि तुमने क्या किया। उस रात बंगला एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। सूरज प्रताप अपने कमरे में बंद थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सावित्री अपने कमरे में थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह जानती थी कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उस गवाह को सामने लाना अभी बाकी था, और उस सच को दुनिया के सामने लाने की जंग अभी शुरू हुई थी। सावित्री ने उस सुबह अपने कमरे में एक आखिरी बार उस पुराने लॉकेट को देखा जिसमें विकास की मुस्कान कैद थी। उसने उसे गले में पहना और अपने मन में एक नया संकल्प लिया, भैया, अब मैं अकेली नहीं हूं। मैं इस गांव को जगाऊंगी। तुम्हारा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने अपने मैले कपड़ों को ठीक किया। वह चाकू अपनी जेब में छुपाया और बंगले से बाहर निकलने का फैसला किया। सूरज प्रताप अभी भी अपने कमरे में बंद थे, लेकिन सावित्री जानती थी कि समय कम था। डीएसपी का रसूख और उसकी क्रूरता उसे चुप नहीं रहने देगी। वह बंगले के पीछे वाले रास्ते से निकली, जहां कोई नौकर या चौकीदार नहीं था। गांव का रास्ता उबड़ खाबड़ था और सूरज की तपिश सावित्री के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका मन ठंडा था। वह गांव की ओर बढ़ी, जहां विकास की यादें अभी भी जिंदा थीं। वह गांव जो कभी उसका घर था, अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां डर और अन्याय का साया था। सूरज प्रताप ने न सिर्फ सावित्री का परिवार छीना,
बल्कि पूरे गांव को अपने रौब के नीचे दबा रखा था। सावित्री जब गांव की चौपाल पर पहुंची तो वहां कुछ बुजुर्ग और बच्चे बैठे थे। उसका चेहरा देखकर कुछ लोग चौंके। ये तो सावित्री है, विकास की बहन, एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। सावित्री ने सिर झुकाया और कहा, मैं वापस आई हूं ताई, अपने भाई के लिए और इस गांव के लिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सावित्री ने चौपाल पर बैठकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे विकास को झूठे इल्जाम में फंसाया गया, कैसे उसे थाने में मारा गया और कैसे डीएसपी सूरज प्रताप ने सच को दबा दिया। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। एक जवान लड़के ने कहा, सावित्री दी, हम सब जानते हैं कि डीएसपी ने गांव को लूटा है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसमें है? उसने हमारे मुखिया को भी खरीद लिया है। सावित्री ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, हिम्मत मुझ में है, और अगर तुम सब मेरे साथ आओ तो हम उस हिम्मत को और बढ़ा सकते हैं। उसने अपनी डायरी निकाली और उस गवाह के बयान को दिखाया जो उसने बंगले में पाया था। यह गवाह अभी जिंदा है, उसने कहा। वह उस रात का सच जानता है। अगर हम उसे सामने लाए तो सूरज प्रताप का रसूख टूट जाएगा। गांव के कुछ लोग सहम गए। एक बुजुर्ग ने कहा, सावित्री, तू पागल हो गई है। डीएसपी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कई लोगों को चुप करा दिया है। लेकिन सावित्री ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी पहले ही खो दी चाचा, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम चुप रहे तो यह गांव हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। उसी रात सावित्री एक पुराने दोस्त रामू काका के घर गई। रामू काका गांव के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने विकास की मौत के बाद सावित्री की मदद की थी। लेकिन डीएसपी की धमकियों के कारण वे भी चुप हो गए थे। सावित्री ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। रामू काका ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? डीएसपी को पता चला तो? सावित्री ने उनकी बात काटते हुए कहा, काका, मैं डरने नहीं आई, मैं लड़ने आई हूं। उसने रामू काका को वह गवाह का बयान दिखाया। रामू काका की आंखें भर आईं। यह बयान ये तो मैंने लिखा था, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। सावित्री चौंकी। काका, आप? रामू काका ने सिर झुकाया और बताया, उस रात मैं थाने के पास था। मैंने देखा था कि डीएसपी और उसके आदमियों ने विकास को कैसे मारा। मैंने बयान लिखा, लेकिन डीएसपी ने मुझे धमकाया, मेरे बेटे को मारने की धमकी दी। मैं डर गया। सावित्री, मैंने अपनी चुप्पी से तुम्हारा भाई खो दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सावित्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काका, अब डरने का वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो, हम मिलकर सच को सामने लाएंगे। अगले दिन सावित्री और रामू काका ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। इनमें से कई लोग विकास को जानते थे और उसके साथ बड़े हुए थे। सावित्री ने उन्हें बताया कि कैसे डीएसपी ने न सिर्फ विकास बल्कि गांव के कई और लोगों को अपने रसूख के नीचे कुचला था। उसने कहा, यह सिर्फ मेरे भाई की लड़ाई नहीं है, यह हमारे गांव की लड़ाई है। अगर हम अब नहीं लड़े तो हमारे बच्चे भी डीएसपी जैसे लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उसकी बातों ने गांव के युवाओं में आग लगा दी। एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था आगे आई। उसने कहा, सावित्री दी, मेरा भाई भी डीएसपी की वजह से जेल में है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन डीएसपी ने उसे फंसाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। सावित्री ने उन्हें बताया कि वह उस गवाह को ढूंढ रही है जो अब शहर में कहीं छुपा हुआ है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो डीएसपी का सच दुनिया के सामने आएगा, उसने कहा। लेकिन सावित्री को यह भी पता था कि डीएसपी को उसकी हरकतों की खबर मिल चुकी होगी। उस रात जब वह रामू काका के घर से लौट रही थी, उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने चाकू को और मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डीएसपी ने अपने आदमियों को गांव में भेज दिया था सावित्री को चुप कराने के लिए। रात का सन्नाटा गांव पर भारी पड़ रहा था। सावित्री के तेज कदमों की आवाज उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर गूंज रही थी, लेकिन उसके पीछे छुपे सायों की आहट उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपने चाकू को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि डीएसपी सूरज प्रताप अब उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। गांव में उसकी बातें फैल चुकी थीं और डीएसपी का डर अब गुस्से में बदल रहा था।
सावित्री ने एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में दो जोड़ी आंखें चमक रही थीं, जैसे शिकारी अपनी शिकार को घेर रहे हों। सावित्री ने अपनी सांसें रोकीं और एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि दो आदमी, डीएसपी के गुंडे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। साहब ने कहा है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना, एक ने कहा, लेकिन पहले इसे डराना है ताकि गांव वालों को सबक मिले। सावित्री का दिल चीख उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने चाकू को और कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, सूरज प्रताप। वह तेजी से झाड़ियों की ओर भागी, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसे देख लिया। वह रही, उसने चिल्लाया और दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े। सावित्री का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया और खून की एक पतली धारा बहने लगी। दर्द से उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने भाई की तस्वीर को याद किया। मैं हार नहीं मानूंगी भैया, उसने फुसफुसाया और फिर से उठ खड़ी हुई। सावित्री किसी तरह गांव के एक पुराने मंदिर तक पहुंची, जहां वह बचपन में विकास के साथ खेला करती थी। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं और वहां की मूर्ति पर धूल जमी थी, जैसे गांव की उम्मीदों की तरह। सावित्री ने मंदिर के एक कोने में छुपकर सांस ली। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। ये डीएसपी के गुंडे नहीं थे, बल्कि लक्ष्मी थी, वह लड़की जिसने सावित्री का साथ देने का वादा किया था। लक्ष्मी की आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही हो। सावित्री दी, उसने कांपती आवाज में कहा, डीएसपी के आदमियों ने मेरे छोटे भाई को उठा लिया। सावित्री का दिल बैठ गया। लक्ष्मी ने आगे बताया, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो मेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा। लक्ष्मी की आवाज में इतना दर्द था कि सावित्री की आंखें भी भर आईं। उसने लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मी, मैं तुम्हें वादा करती हूं, हम तुम्हारे भाई को वापस लाएंगे, लेकिन हमें और हिम्मत चाहिए। लक्ष्मी ने सावित्री की ओर देखा और कहा, दी, मेरी मां टूट चुकी है, वह दिन रात रोती है, मेरा भाई उसकी जिंदगी थी। सावित्री को अपनी मां की याद आ गई, जो विकास की मौत के बाद हर रात चुपके चुपके रोया करती थी। उसने लक्ष्मी को गले लगाया और कहा, हमारी माँओं का दर्द एक है लक्ष्मी, और यह दर्द हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। अगले दिन सावित्री ने गांव के और लोगों को इकट्ठा किया। इस बार लक्ष्मी की मां भी चौपाल पर आई। उसका चेहरा सूझा हुआ था और उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। उसने गांव वालों के सामने अपनी व्यथा सुनाई। मेरा बेटा सिर्फ 16 साल का है, उसने रोते हुए कहा। उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन डीएसपी ने उसे उठा लिया क्योंकि मैंने सावित्री का साथ दिया। क्या हमारा गांव हमेशा ऐसे ही डरेगा? उस मां की चीख ने गांव के हर दिल को हिला दिया। एक बूढ़ी औरत, जिसके बेटे को भी डीएसपी ने सालों पहले फंसाया था, आगे आई। उसने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मां यह दर्द सहे। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। सावित्री ने उन्हें बताया कि वह गवाह, जो उस रात का सच जानता है, अब शहर में एक छोटे से मकान में छुपा हुआ है। हमें उसे ढूंढना होगा, उसने कहा। वह हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन गांव में एक जासूस भी था, मुखिया का बेटा, जो डीएसपी का वफादार था। उसने सावित्री की सारी बातें सुन ली और डीएसपी को खबर भेज दी। सूरज प्रताप ने अपने कमरे में बैठकर एक ठंडी स्माइल दी। सावित्री, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया, उसने अपने आप से कहा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुंडे कालियां को बुलाया और कहा, गांव में आग लगा दो, सावित्री को चुप कराओ और गांव वालों को दिखाओ कि मेरे खिलाफ जाने की कीमत क्या है। उसी रात गांव के बाहरी छोर पर एक झोपड़ी में आग लग गई। वह झोपड़ी लक्ष्मी की थी। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और गांव वाले दौड़कर आए। लक्ष्मी की मां चीख रही थी, मेरा घर, मेरा सब कुछ। सावित्री वहां पहुंची और देखा कि आग इतनी तेज थी कि कुछ बचाना मुश्किल था। उसने लक्ष्मी को गले लगाया, जो अब बिलख रही थी। यह डीएसपी का काम है, लक्ष्मी ने रोते हुए कहा। वह हमें डराना चाहता है। सावित्री का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह आग सिर्फ लक्ष्मी के घर में नहीं लगी,
यह हमारे गांव की उम्मीद में लगी है, लेकिन हम इसे बुझाएंगे। हम डीएसपी को दिखाएंगे कि हमारा दर्द हमारी ताकत है। उसकी आवाज में इतना जोश था कि गांव वालों की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी जागने लगा। सावित्री ने रामू काका और लक्ष्मी के साथ शहर जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि गवाह को ढूंढना अब और भी जरूरी हो गया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि डीएसपी के गुंडे अब गांव में हर जगह थे। रास्ता खतरनाक था और हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। उसने अपनी जेब में वह चाकू और लॉकेट पकड़ा और खुद से कहा, भैया, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। सावित्री, रामू काका और लक्ष्मी शहर की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा उनके चारों ओर फैला था और जंगल का रास्ता उनके लिए एक अनजाना खतरा बन चुका था। सावित्री ने अपनी जेब में रखे चाकू को बार बार छुआ, जैसे वह उससे हिम्मत मांग रही हो। लक्ष्मी की आंखें अभी भी उस आग की याद से लाल थीं, जिसने उसके घर को राख कर दिया था। रामू काका चुप थे, लेकिन उनकी सांसें भारी थीं, जैसे सालों का बोझ उनके कंधों पर लदा हो। जंगल के बीच एक पुराना पुल था, जो शहर की ओर जाने का एकमात्र रास्ता था। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, सावित्री को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने रुकने का इशारा किया। कुछ ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अंधेरे में से कुछ छायाएं उभरीं। डीएसपी के गुंडे, जिन्हें कालिया ने भेजा था, अब उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में वहशीपन था और उनके हाथों में लाठियां और चाकू चमक रहे थे। सावित्री, कालिया ने ठाका मारते हुए कहा, तुमने सोचा कि तुम डीएसपी साहब से खेल सकती हो? यह तुम्हारी आखिरी रात है। सावित्री ने लक्ष्मी और रामू काका को अपने पीछे खींचा और कहा, तुम लोग भागो, मैं इन्हें रोकूंगी। लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं दी, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सावित्री की आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। उसने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें अपने भाई को बचाना है। रामू काका, आपको गवाह तक पहुंचना है। मेरे लिए रुको मत। सावित्री ने अपने चाकू को निकाला और कालिया की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग थी। तुमने मेरे भाई को छीना, उसने कहा, लेकिन मुझसे मेरी हिम्मत नहीं छीन सकते। कालिया और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। एक गुंडे ने उस पर लाठी से वार किया, लेकिन सावित्री ने फुर्ती से खुद को बचाया। उसने अपने चाकू से एक गुंडे के हाथ पर वार किया और वह चीखता हुआ पीछे हट गया। लेकिन सावित्री अकेली थी और गुंडे चार। एक ने पीछे से उस पर हमला किया और उसकी बांह पर गहरा घाव लग गया। खून बहने लगा और सावित्री का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कालिया की ओर देखा और कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे भाई का सच नहीं मार सकते। उसकी आवाज में इतना दर्द और ताकत थी कि कालिया एक पल के लिए ठिठक गया। इसी बीच रामू काका और लक्ष्मी जंगल की ओर भागे। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते काका, उसने रोते हुए कहा। लेकिन रामू काका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सावित्री ने हमें एक मौका दिया है लक्ष्मी, हमें उस गवाह तक पहुंचना होगा, उसके लिए ही वह लड़ रही है। सावित्री की चीख जंगल में गूंजी और गांव के कुछ लोग, जो रात में खेतों की ओर जा रहे थे, उसे सुनकर रुक गए। वे दौड़कर उस ओर आए जहां सावित्री अकेले गुंडों से लड़ रही थी। एक जवान लड़के, जिसका नाम छोटू था, ने देखा कि सावित्री खून से लथपथ थी। उसने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया, सावित्री दी को बचाओ, डीएसपी के गुंडे उसे मार रहे हैं। गांव वालों ने लाठियां और कुल्हाड़ियां उठाईं और सावित्री की ओर दौड़े। कालिया और उसके आदमियों ने देखा कि अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। वे भागने लगे, लेकिन सावित्री जमीन पर गिर चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। छोटू ने उसे अपनी गोद में उठाया और रोते हुए कहा, सावित्री दी, तुमने हमें हिम्मत दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सावित्री ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाया, छोटू, गवाह को ढूंढो, मेरे भाई का सच, गांव का सच, उसे दुनिया के सामने लाओ। उसने अपने गले से वह लॉकेट निकाला और छोटू के हाथ में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि उसकी लड़ाई अब गांव की लड़ाई बन चुकी है। गांव वाले सावित्री को एक झोपड़ी में ले गए, जहां एक वैद्य ने उसके घावों पर मरहम लगाया। लेकिन सावित्री की हालत गंभीर थी। उसका खून बहुत बह चुका था और उसका शरीर कमजोर हो रहा था। गांव की औरतें उसके पास बैठी रो रही थीं। लक्ष्मी की मां ने सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा,
बेटी, तूने हमें जगाया, हम तेरे साथ हैं। सावित्री ने मुश्किल से सिर हिलाया और कहा, माँ, मेरे भाई का सपना था कि यह गांव डर से आजाद हो। तुम सब उस सपने को पूरा करो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हर कोई सिसकने लगा। लेकिन सावित्री ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने छोटू को पास बुलाया और कहा, रामू काका और लक्ष्मी को शहर में मदद चाहिए। तुम उनके साथ जाओ, गवाह को ढूंढो। उधर डीएसपी सूरज प्रताप को खबर मिल चुकी थी कि सावित्री बच गई थी। वह गुस्से से आग बबूला था। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, गांव को सबक सिखाओ। कोई भी सावित्री का साथ देगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गांव अब जाग चुका था। सावित्री का दर्द अब हर घर की चीख बन चुका था। रामू काका और लक्ष्मी शहर पहुंच चुके थे। सावित्री ने उन्हें जो पता दिया था वह एक पुरानी बस्ती का था, जहां गवाह, जिसका नाम गोपाल था, छुपा हुआ था। लेकिन शहर में डीएसपी का रसूख और भी गहरा था। गोपाल को ढूंढना आसान नहीं था। रामू काका और लक्ष्मी ने बस्ती के एक पुराने चाय वाले से पूछताछ शुरू की, जो गोपाल को जानता था। चाय वाले ने डरते हुए कहा, गोपाल यहां था, लेकिन उसे डीएसपी के आदमियों ने धमकाया। वह अब एक पुराने गोदाम में छुपा है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, हम डरेंगे नहीं। सावित्री दी ने अपनी जान दी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। रामू काका और लक्ष्मी उस पुराने गोदाम तक पहुंचे जहां गोपाल छुपा था। गोदाम की दीवारें जर्जर थीं और हवा में सड़ांत की गंध तैर रही थी। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक मध्यम बल्ब की रोशनी में गोपाल का साया दिखाई दिया। वह एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी आंखें डर और थकान से भरी थीं। कौन हो तुम लोग? उसने कांपती आवाज में पूछा। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर कहा, हम सावित्री के लोग हैं। वह तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। सावित्री विकास की बहन, उसने फुसफुसाया। रामू काका ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, गोपाल, तुम उस रात के गवाह हो। तुम्हारा सच सावित्री के भाई को इंसाफ दिला सकता है। गोपाल ने सिर झुकाया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं डर गया था, उसने कहा। उस रात मैंने देखा था डीएसपी सूरज प्रताप और उसके आदमियों ने विकास को बेरहमी से मारा। उसने गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैंने बयान लिखा, लेकिन डीएसपी ने मुझे धमकाया, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो गोपाल, गांव जाग चुका है। सावित्री ने हमें हिम्मत दी है। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन डीएसपी को मेरी खबर मिल चुकी होगी। रामू काका ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, सावित्री का समय कम है। गांव में सावित्री की हालत और बिगड़ रही थी। वैद्य ने कहा कि उसका खून बहुत बह चुका है और उसे अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने छोटू को पास बुलाया और कहा, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे बस यह जानना है कि गवाह मिल गया। छोटू की आंखें भर आईं। उसने कहा, सावित्री दी, रामू काका और लक्ष्मी उसे लेकर आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सावित्री ने मुश्किल से मुस्कुराया और कहा, छोटू, मेरी जिंदगी अब गांव की है। अगर मैं बचूं या न बचूं, तुम सब मेरे भाई का सच दुनिया के सामने लाना। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि गांव की औरतें सिसकने लगीं। लक्ष्मी की मां ने सावित्री का माथा सहलाया और कहा, बेटी, तूने हमें जीना सिखाया, हम तेरा बदला पूरा करेंगे। उसी रात रामू काका, लक्ष्मी और गोपाल गांव लौटे। गोपाल ने गांव वालों के सामने उस रात का सच बताया। उसने कहा, विकास बेकसूर था। डीएसपी ने उसे एक ड्रग्स केस में फंसाया क्योंकि वह उनके गैरकानूनी धंधों का गवाह बन गया था। गांव वालों का गुस्सा अब उबाल पर था। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर के पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेंगे और गोपाल के बयान को दर्ज कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि गांव वाले शहर की ओर बढ़ते, डीएसपी सूरज प्रताप अपने आदमियों के साथ गांव में घुस आया। उसके चेहरे पर क्रूरता थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी झलक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, सावित्री कहाँ है, उसे सामने लाओ। सावित्री को गांव वालों ने एक झोपड़ी में छुपा रखा था, लेकिन वह खुद ही बाहर आई। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। सूरज प्रताप, उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीना, लेकिन तुम मेरे गांव की हिम्मत नहीं छीन सकते। डीएसपी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत, यह गांव मेरा गुलाम है,
लेकिन तभी गांव वालों ने उसे घेर लिया। गोपाल आगे आया और कहा, तुम्हारा सच अब दुनिया के सामने आएगा साहब, मैं चुप नहीं रहूंगा। डीएसपी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन गांव वालों की भीड़ अब इतनी बड़ी थी कि उसके गुंडे पीछे हट गए। सावित्री ने डीएसपी की ओर देखा और कहा, यह मेरे भाई का बदला नहीं है सूरज प्रताप, यह हर उस इंसान का बदला है जिसे तुमने कुचला। उसकी सांसें रुक रही थीं और वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। छोटू ने उसे संभाला, लेकिन सावित्री की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने आखिरी बार अपने लॉकेट को छुआ और फुसफुसाया, भैया मैंने तेरा वादा पूरा किया। सावित्री की सांसें थम गईं। गांव वाले चीख उठे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन सावित्री की मौत व्यर्थ नहीं गई। उसकी चिंगारी ने गांव को जगा दिया था। गांव वाले गोपाल के बयान को लेकर शहर गए। गोपाल ने पुलिस मुख्यालय में सूरज प्रताप के खिलाफ बयान दर्ज कराया। सावित्री के बलिदान ने गांव को एकजुट किया और डीएसपी सूरज प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। सावित्री की मौत ने गांव में एक नई आग जलाई, न्याय की आग। गांव वाले अब चुप नहीं रहेंगे। लक्ष्मी ने अपने भाई को जेल से छुड़ाने का संकल्प लिया और छोटू ने सावित्री के लॉकेट को अपने गले में पहन लिया, ये वादा करते हुए कि वह उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। रामू काका ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्होंने फैसला किया कि वे डीएसपी जैसे अन्याय करने वालों के खिलाफ लड़ेंगे। सावित्री का सच सामने आ चुका था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह गांव की हर उस टूटे हुए दिल की लड़ाई थी जिसे सावित्री ने हिम्मत दी थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको? इस कहानी के बारे में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानी देखना और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।